मध्य प्रदेश के सतना में शंकराचार्य जगत गुरु राम भद्राचार्य की ओर से निकाली गई कलश यात्रा में भीड़ उमड़ आई। ये कलश यात्रा यूपी के चित्रकूट में हो रहे हिंदू एकता महाकुंभ से एक दिन पहले निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में महिलाएं शामिल हुई, जो एक जैसे पहनावे में सर पर कलश रखकर आगे बढ़ती रहीं। यही नहीं, सतना में राम घाट से शुरू हुई कलश यात्रा के दौरान बजाए गए गीत पर थिरकी भी। इस यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। कलश यात्रा के अगले दिन यूपी के चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ होगा, जिसमें बड़े बड़े संतों के अलावा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच मुंबई में फिल्मी सितारों की पार्टी नए खतरे की वजह बन गई है। करीना कपूर और अमृता अरोड़ा के कोरोना पॉजिटिव आने की खबर के बाद ही हड़कंप मचा हुआ है। बीएमसी की टीम करीना कपूर के दौरान घर पहुंची और बांद्रा में सतगुरु शरण नाम की बिल्डिंग के गेट पर एक बड़ा सा पोस्टर चिपका दिया गया। इसी बिल्डिंग में सैफ और करीना का फ्लैट है। बीएमसी की टीम में कई लोग पीपीई किट पहनकर पूरी सावधानी के साथ बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए और जरूरी कार्रवाई करने के बाद लौट आए। ये बिल्डिंग सील है, बिल्डिंग सील। हालांकि अभी ये पता नहीं चला है कि करीना कपूर को कोरोना के किस वेरिएंट ने बीमार किया है। ये लिखा है बैनर के ऊपर कि यहाँ पे एक पॉजिटिव पेशेंट है और यहाँ पे आना जाने के लिए आपको प्रिकॉशनरी मेजर लेना जरूरी है। बीएमसी की टीम करण जौहर के घर के बाहर भी दिखी। पीपीई किट पहनकर और केमिकल लेकर बीएमसी के कर्मचारी बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए और केमिकल का छिड़काव करते देखे गए। माना जा रहा है कि ये जांच करण जौहर के घर तक पहुंचने की वजह एक पार्टी है जो करण जौहर के घर हुई थी, उसमें करीना कपूर शामिल हुई थी। बीएमसी ने जो ट्रेसिंग का काम है वो शुरू कर दिया है कि आखिर ये 10-12 दिन में ये जितने भी सितारे हैं जो कोविड पॉजिटिव आए वो किन सारे लोगों को मिले थे। माना जा रहा है कि जांच के दायरे में कई फिल्मी सितारे आ सकते हैं, क्योंकि अब तक की जांच के मुताबिक मसला केवल एक पार्टी या कुछ लोगों का ही नहीं है, बल्कि इसकी जड़ में कई पार्टियां हैं और कई बड़े सितारे हैं। सूत्र बताते हैं कि करण जौहर ने फिल्म कभी खुशी कभी गम के 20 साल पूरे होने पर एक पार्टी रखी थी, जिसमें कई बड़े सितारे शामिल हुए थे। उस पार्टी में करीना कपूर, करिश्मा कपूर, अमृता अरोड़ा, मलाइका अरोड़ा, आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर समेत कई बड़े सितारे शामिल हुए थे। अब तक इन सितारों में 4 ऐसे हैं जिनकी कोरोना जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है, लेकिन इनमें सभी की कोरोना की जांच करवाना और उनके संपर्क में आए लोगों की जानकारी जुटाना बीएमसी की जांच का हिस्सा है। पता यह भी चला है कि इस पार्टी से पहले अभिनेत्री अमृता अरोड़ा के घर पर भी एक पार्टी रखी गई थी और उस पार्टी में भी बड़ी संख्या में सितारे शरीक हुए थे। इसीलिए बीएमसी ने लोगों से अपील की है कि इन पार्टियों में पहुंचे लोग और इन सितारों के संपर्क में आए लोग खुद भी कोरोना की जांच करवा लें और जांच रिपोर्ट आने तक खुद को अलग करके रखें। सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष ने मार्च निकाला। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन 12 विपक्षी सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था, जिनका निलंबन वापस लेने की मांग करते हुए कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने मार्च किया। ये मार्च संसद परिसर में बनी गांधी प्रतिमा से शुरू हुआ और विजय चौक पर खत्म हुआ। तमाम विपक्ष के जो सांसद हैं वो आ रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में अधीर रंजन चौधरी, राहुल गांधी समेत जो सारे विपक्ष के सांसद हैं वो आ रहे हैं। मार्च से पहले राहुल गांधी समेत दूसरे विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन और नारेबाजी की। इन लोगों ने मांग की कि जिन 12 सांसदों को निलंबित किया गया था उनका निलंबन वापस लिया जाए। राहुल गांधी ने ये मांग करते हुए सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप तक लगा दिया। जहां भी ऑपोजिशन अपनी आवाज उठाने की कोशिश करती है तो धमकाकर, डराकर उनको सस्पेंड करके सरकार काम करती है। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन विपक्ष के 12 सांसदों को अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। वहीं सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष के हमले का बीजेपी ने भी बेबाक जवाब दिया और उसने विपक्षी सांसदों को सदन की मर्यादा का पालन करने की नसीहत दे डाली। डेमोक्रेसी का मतलब नहीं होता है कि जाके धक्का मुक्का करना पार्लियामेंट में। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि डिस्कशन में भाग लेना। वो नहीं कर रहे हैं। सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा चीन दुनिया भर में मिलिट्री बेस बनाने के लिए पूरी ताकत से हाथ पैर मारने में जुटा है। हालांकि उसे इस तरह खास कामयाबी नहीं मिल रही है, क्योंकि भले ही वो दुनिया के कई देशों में अपने फौजी ठिकाने बनाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अभी तक सिर्फ एक आधिकारिक ठिकाने की ही पुष्टि हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन इक्वेटोरियम गिनी नाम के देश में अपना सैन्य ठिकाना बनाने की तैयारी कर रहा है। ये अटलांटिक के इलाके में उसका पहला फौजी अड्डा होगा।
इसी तरह वो संयुक्त अरब अमीरात में भी बंदरगाह बनाने के नाम पर अपना मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश में जुटा था। हालांकि अमेरिका के चेतावनी देने के बाद यूएई ने अबू धाबी के करीब बन रहे इस ठिकाने पर काम रुकवा दिया है। इसी तरह दक्षिण एशियाई देश कंबोडिया में भी अपना फौजी अड्डा बनाने के लिए चीन लगातार हाथ पांव मार रहा है। प्रशांत महासागर के क्षेत्र में मौजूद सोलोमन आइलैंड में भी चीन एक द्वीप लीज पर लेने की तैयारी में था, लेकिन वहां चीन के दखल के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया, जिसके बाद उसका ये प्रोजेक्ट भी फिलहाल अटक गया है। हालांकि चीन अदन की खाड़ी के पास जिबूती में अपना पहला विदेशी फौजी अड्डा बना चुका है। इस बेस को उसने समुद्री लुटेरों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर बनाया था, लेकिन अब उसने वहां अपना मिलिट्री बेस बना लिया है। वाराणसी दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने मंदिरों का दौरा जारी रखा और वहां के उमराह में बन रहे भव्य स्वर वेद मंदिर वो पहुंचे और एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था, जिसके अगले दिन प्रधानमंत्री स्वरवेद मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने 100 फीट ऊंची सद गुरुदेव की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। सबसे पहले वो मंदिर में दाखिल हुए हैं। स्वर्णदेव मंदिर है ये, और ये मंदिर जो है पूजा पाठ के लिए नहीं जाना जाता है। ये मंदिर जो है योग के लिए, अध्यात्म के लिए जाना जाता है। मैसेज देने की कोशिश की कि काशी का विकास इसी तरीके से किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के साथ योगी आदित्यनाथ भी मंदिर पहुंचे। दोनों ने इस भव्य मंदिर का साथ ही दौरा किया। विश्वनाथ धाम की तरह ही ये मंदिर भी काशी के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का प्रतीक है और फिलहाल वहां 3 दिन का वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री इसी दौरान मंदिर पहुंचे और वहां की शानदार शिल्पकारी को देखा। इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ किसी भगवान की पूजा नहीं बल्कि मेडिटेशन किया जाता है, जिसके हर पत्थर पर दोहे अंकित करने का काम चल रहा है। लेकिन इससे पहले वाराणसी के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको हैरान करते हुए रात के वक्त शहर की सड़कों पर निकल पड़े। उनके साथ राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे। शहर के रेलवे स्टेशन के अलावा वो कई अहम जगहों पर जाकर विकास कार्यों का जायजा लेते नजर आए। और रात के वक्त जब वो सड़क पर निकले तो उन्हें देखकर लोग हैरान रह गए। सड़क के एक ओर जमा लोग जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। छोटे बच्चे को साथ लेकर सड़क पर आया एक व्यक्ति तो प्रधानमंत्री के बेहद करीब पहुंचने में कामयाब हो गया। प्रधानमंत्री ने भी बच्चे को दुलारा और उसे आशीर्वाद भी दिया। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच गए। कभी संकरी गलियों के बीच से होकर जहां का रास्ता निकलता था, वहां खुले हॉल और रंग बिरंगी लाइटों के बीच प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री काफी देर तक मौजूद रहे। दोपहर के वक्त ही प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था, लेकिन रात के वक्त बाबा विश्वनाथ का धाम रंग बिरंगी रोशनी में और भी खूबसूरत दिखने लगा। इसके बाद प्रधानमंत्री बनारस के रेलवे स्टेशन भी पहुंचे। अचानक उन्हें स्टेशन पर देखकर लोग हैरान रह गए। प्रधानमंत्री भी इत्मीनान से स्टेशन पर बनी सुविधाओं को देखते रहे। प्लेटफॉर्म पर भी वो काफी देर तक घूमते रहे। प्लेटफॉर्म पर खाने पीने का सामान बेचने वाले दुकानदारों का भी उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। पूरे दौरे के वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ ही रहे। उत्तराखंड में चुनाव से पहले भू कानून का मुद्दा गर्मा गया है। उत्तराखंड में सरकार ने पहाड़ी और मैदानी इलाकों में कृषि भूमि की खरीद की सीमा खत्म कर दी है, जिसका मतलब ये निकाला गया कि दूसरे राज्यों के लोग जितनी चाहें उतनी जमीन खरीद सकते हैं। और इसी बात पर वहां के बहुत सारे लोग भड़क गए और देहरादून के गांधी पार्क में प्रदर्शन करने पहुंच गए। इन लोगों ने नारे लगाते हुए उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश जैसे मजबूत भू कानून की मांग की। इन लोगों ने देहरादून से पूरे राज्य में हजारों किलोमीटर की यात्रा निकालने का ऐलान भी किया और ये घोषणा भी कर दी कि आने वाले समय में उनका आंदोलन और तेज होगा। हम देहरादून में एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। अब की बार पहाड़ का कानून पहाड़ी लिखेगा। उत्तराखंड में राज्य सरकार ने केवल कृषि भूमि की खरीद की सीमा ही नहीं खत्म की, बल्कि 30 साल तक जमीन लीज और पट्टे पर लेने का रास्ता भी खोल दिया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नशे की खेप विदेश भेजने वाले कई गिरोहों को बड़ा झटका दिया है। अजब गजब तरीकों से विदेश भेजे जा रहे ड्रग्स के जरिए नशे के सौदागर करोड़ों के वारे न्यारे कर रहे थे। लेकिन मुंबई में इस बार एनसीबी के हाथ से बच नहीं पाए। एक साथ कई जगहों पर छापेमारी कर एनसीबी की टीमों ने करोड़ों के ड्रग्स बरामद कर लिए। मैगी जैसे ग्रोसरी के सामान में नशे के सौदागरों ने करोड़ों के ड्रग्स छुपाए थे, जिन्हें विदेश में भेजा जाने वाला था। सामग्री ग्रोसरी के सामग्री में कंसील करके इसे अमेरिका में टेक्सास स्टेट में इसे भेजा जा रहा था। इसी तरह टाई के डिब्बे में ड्रग्स इस तरह छिपाए गए थे कि किसी को शक तक न हो सके। साइकिल चलाते वक्त पहनने वाले हेलमेट के अंदर भी ड्रग्स छिपाई गई थी। साइकिलिंग हेलमेट्स के अंदर कंसील होके
ये ऑस्ट्रेलिया जा रहा था। एनसीबी के अफसरों ने जब ड्रग्स के एक्सपोर्ट की तरकीब देखी तो उनके भी होश उड़ गए। केवल 2 दिनों में कुल 8 ऑपरेशन किए गए, जिनमें 6 जगहों से ड्रग्स की खेप बरामद करने में कामयाबी मिली। बताया जा रहा है कि बरामद किए गए ड्रग्स की कीमत करीब 13 करोड़ है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने चुनाव से पहले मुफ्त सरकारी राशन के साथ कई दूसरी चीजें देनी शुरू भी कर दी हैं, जिसके लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी। उत्तर प्रदेश में सरकारी राशन की दुकानों पर मुफ्त राशन के साथ तेल, नमक और दाल जैसी चीजें भी दी जा रही हैं, जिनकी जानकारी मिलते ही सरकारी राशन की दुकानों पर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। राशन के लिए लोगों की कतारें लग गईं, जो अपने हिस्से का राशन लेते नजर आए। योजना की जानकारी देने के लिए राशन की सरकारी दुकान के ऊपर एक बड़ा सा पोस्टर भी लगाया गया। पोस्टर में सबसे ऊपर की लाइन आप देखें, डबल राशन का उपहार, डबल इंजन की सरकार। हालांकि कोरोना की वजह से केंद्र सरकार पहले से ही राशन कार्ड वालों को मुफ्त राशन दे रही है, जिसमें ज्यादातर गेहूं और चावल जैसे अनाज ही दिए जाते थे। लेकिन अब योगी सरकार ने इसमें 1 किलो खाने का तेल, नमक और दाल देना भी शुरू कर दिया। इन चीजों के मिलने से लोग भी खुश नजर आए और उन्होंने इसे बढ़ती महंगाई से बड़ी राहत बताया। 7-8 किलो चावल मिलते हैं, बाकी 12 किलो गेहूँ मिलती है। अब मेरे को 3 चीजें मिली हैं। राशन के इन पैकेटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी की तस्वीरें भी लगाई गई। यही नहीं, राशन ले जाने के लिए जो थैले दिए गए उसमें भी यही तस्वीर छपी नजर आई। हालांकि प्रशासन ने इसके पीछे राशन की कालाबाजारी रोकने और उसे जरूरतमंदों तक पहुंचाने की दलील दी। खास बात यह है कि महीने में 2 बार मिलने वाला राशन में एक बार फ्री, जबकि दूसरी बार के लिए कुछ पैसे देने पड़ते थे, लेकिन अब दोनों बार ये मुफ्त मिलेगा। ये सरकारी जो दुकानें हैं उचित दर की, उन्हीं में इसका वितरण हो और इसका कहीं भी अन्यथा मिसयूज ना हो। चारधाम प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार को देश की सबसे बड़ी अदालत से राहत मिल गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सुनवाई के बाद चारधाम परियोजना को हरी झंडी दे दी। हालांकि पहले कोर्ट ने ही रोक लगाई थी, लेकिन अब अदालत ने कहा कि सुरक्षा के मामलों में वो दखल नहीं देगी, क्योंकि चीन पर निगरानी रखने में इस सड़क परियोजना की अहम भूमिका है। इसलिए कोर्ट ने ऑल वेदर हाईवे प्रोजेक्ट में सड़क की चौड़ाई बढ़ाने की इजाजत दे दी, जिससे इस सड़क की चौड़ाई 10 मीटर और बढ़ाई जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद डबल लेन हाईवे बनाने का रास्ता साफ हो गया है। यह सड़क यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम को जोड़ेगी। साथ ही उत्तराखंड में चीन की सरहद तक जाएगी, जिससे चीन पर निगरानी रखना आसान हो जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज जस्टिस A.K. सीकरी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन भी किया है, जो ये सुझाव देगी कि सड़क बनने से जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे हो। कमेटी के सुझाव पर पर्यावरण की सुरक्षा के उपाय किए जाएंगे, लेकिन सड़क परियोजना को बदला नहीं जाएगा। एक जनहित याचिका में दलील दी गई थी कि इस प्रोजेक्ट से पर्यावरण को नुकसान होगा, क्योंकि सड़क बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ काटने होंगे। भारतीय सेना ने अक्टूबर में 5 जवानों की शहादत का बदला जम्मू कश्मीर के पुंछ में ले लिया। बताया गया कि सुरक्षा बल के जवानों को सुरनकोट इलाके में छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद आतंकियों से मुठभेड़ शुरू हो गई और सुरक्षा बल ने लश्कर के कमांडर अबू जरार को मार गिराया। लश्कर का ये वही कमांडर है जिसने अक्टूबर महीने में पुंछ में सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना के जवानों पर घात लगाकर हमला किया था। 11 अक्टूबर को यह हमला हुआ था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। सुरक्षा बल के जवानों को यह सूचना मिली कि सुरनकोट इलाके में 2 से 3 आतंकी देखे गए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बल ने उस इलाके को चारों तरफ से घेर लिया और आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसी के बाद आतंकियों के साथ सुरक्षा बल के जवानों की मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें अबू जरार को ढेर कर दिया गया। सुरक्षा बल को आतंकियों के पास से कुछ हथियार भी बरामद हुए। जनवरी में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है, क्योंकि सुबह से चुनाव आयोग की टीम यूपी और पंजाब समेत इन सभी 5 राज्यों का दौरा शुरू करेगी, जिसके तहत आयोग चुनाव से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा करेगा, जिसकी शुरुआत पंजाब से होगी, जहां अगले 2 दिन टीम का दौरा होगा और इस दौरान राज्य के अधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात होगी। और इसी तरह चुनाव आयोग सभी 5 राज्यों का बारी बारी से दौरा करेगा, जिसके बाद तैयारियों की समीक्षा कर तारीखों का ऐलान किया जाएगा। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया है और वहां एक शादी समारोह में दूल्हा दुल्हन ने हवाई फायरिंग की है। यह घटना 5 दिन पहले यानी 9 दिसंबर की बताई गई, जिसका वीडियो सामने आने पर पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया।
जिसका आधार दूल्हा दुल्हन के इस वीडियो को माना गया। वीडियो में शादी समारोह में जश्न के दौरान दूल्हे के हाथ में पिस्तौल साफ नजर आई। इस बीच दूल्हा दुल्हन के पास खड़ा एक आदमी लोगों को स्टेज से दूर हटने का इशारा करता दिखा। तभी दूल्हे ने फायरिंग करने के लिए हाथ ऊपर उठाया तो दुल्हन भी उसका साथ देती नजर आई। इसके बाद दूल्हे ने हवा में एक के बाद एक 4 राउंड फायर कर दिए। फायरिंग के बाद वहां खुशी का माहौल दिखा। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया। यह घटना 9 दिसंबर की है, जिसमें यह घटना हुई है और यह घटना हमारे कालका गढ़ी क्षेत्र की है। दूल्हा दुल्हन के हर्ष फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी।